वेलकम टू द चैनल बीएड करिकुलम। आज का टॉपिक है पेपर सेकेंड में शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व। तो शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व समझेंगे, अध्यापक के लिए क्या महत्व है या शिक्षार्थी के लिए क्या महत्व है, और कुछ सीमाएं हैं मनोविज्ञान की, तो उनके बारे में समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व। तो देखते हैं कि अध्यापक के लिए क्या महत्व है शिक्षा मनोविज्ञान का। इसमें पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की शैक्षणिक समस्याओं के प्रति समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है तथा उपयुक्त अध्यापक विधि से अवगत कराता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है अध्यापक की शैक्षिक समस्याओं के प्रति दृष्टिकोण प्रदान करता है हमें, और अध्यापक की जो विधि है, शिक्षण विधि है, उससे अवगत कराता है। अध्यापक शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा यह जानकारी प्राप्त करना है कि बालक किस सीमा तक शिक्षा का अर्जन कर सकता है तथा किस सीमा तक उसका सामाजिक व्यवहार सुधारा जा सकता है। तो टीचर जो है, अध्यापक, शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही बालक के शिक्षा की किस सीमा तक वो अर्जन कर सकता है शिक्षा का, यह जान पाता है। और अध्यापक इसके द्वारा ही यह जान सकता है कि वह बालक सामाजिक व्यवहार में उसके कितना सुधार किया जा सकता है, कहाँ तक उसके व्यक्तित्व का समायोजन किया जा सकता है। तो ये जो है अध्यापक शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा जानता है। सेकंड पॉइंट है, यह अध्यापक को बालक के विकास के लिए उपयुक्त शैक्षिक वातावरण प्रस्तुत करने में सहायता देता है, जिससे अभीष्ट की प्राप्ति के लिए बालक के व्यवहार में इष्ट परिवर्तन लाया जा सके। अध्यापक ऐसे पाठ्यक्रम और अध्यापन विधि को चुनता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व यह भी है कि अध्यापक जो है शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही बच्चे के अनुसार उसके पाठ्यक्रम को जो है निर्धारित करेगा और अध्यापन विधि को उसके अपने बच्चों के अनुसार ही चुनता है। देन थर्ड पॉइंट है, बालक के व्यवहार का प्रयोजन समझने और उसके प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने में शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को सहायता देता है। जो अध्यापक बालकों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण और समदर्शी होता है, वही उनके व्यवहार का सामग्री और सूक्ष्म विश्लेषण कर सकता है और उन्हें सुधारने के लिए उपयुक्त विधियां अपना सकता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को मदद करता है कि वह अपने बालकों के व्यवहार में समायोजन कर सके, उन्हें सहानुभूतिपूर्ण उनके व्यवहार का अध्ययन कर सकें और उनके व्यवहार में जहाँ कमी आ रही है उसके लिए उपयुक्त विधि उन्हें बता सके, उनमें सुधार कर सकें। फिर फोर्थ पॉइंट है, शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा प्रदत्त अंतर्दृष्टि से अध्यापक बालक की मानसिक योग्यता, रुचि, रुझान के अनुसार उसके लिए विषय वस्तु चुनता है और उसके शिक्षण की उपयुक्त व्यवस्था करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को हेल्प करता है कि वह बालक की मानसिक योग्यता, उनकी रुचि और उनके रुझान के अनुसार ही अपने विषय वस्तु को चुने। देन फिफ्थ पॉइंट है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को यह अनुभव करने में सहायता प्रदान करता है कि शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक संबंधों का सर्वाधिक महत्व है। इसलिए अध्यापक ऐसे उपयुक्त कार्यों का आयोजन करता है जिससे बालक में सामाजिक भावना का विकास हो। वह विद्यालय को सामूहिक कार्यों में भाग लेने के लिए उत्प्रेरित करना और उनका सहयोग देना। तो अध्यापक जो है शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही बालकों में सामाजिक संबंधों के प्रति जो है उनको जागरूक कराते हैं और उनमें जो है सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए उत्साहित करते हैं बच्चों को। फिर सिक्स पॉइंट है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को अपने कार्यभार और उत्तरदायित्व को भली भांति समझने में सहायता करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही अध्यापक अपने कार्यभार को और अपने उत्तरदायित्व को अच्छे तरीके से समझ पाते हैं और उन पर कार्य कर पाते हैं। सेवन पॉइंट है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को ऐसी पद्धतियों और प्राविधियों से अवगत कराता है जिसके द्वारा वह अपने और दूसरों के व्यवहार का विश्लेषण कर सकते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही अध्यापक ऐसी पद्धतियों और
प्रविधियों को जान सकते हैं, जिनके द्वारा वह अपने और दूसरों के व्यवहार को विश्लेषण कर पाते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान जो है बालकों के व्यक्तिगत विभेदों के लिए जो है अध्यापक को सहायता प्रदान करता है, उनको पहचानने के लिए सहायता प्रदान करता है। फिर 9वां पॉइंट है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संस्थानों के प्रबंधकों को प्रबंध और नियोजन के कार्यों में मार्ग प्रदर्शित करता है तथा शिक्षा की व्यवस्था करने में मनोवैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है पूरे शिक्षण संस्था को ही मैनेज कराता है, उनमें जो है समायोजन कराता है। अब इसके बाद हम समझेंगे कि शिक्षार्थियों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता है। तो कैसे शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, ये जानते हैं। बालक शिक्षण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। तो बालक ही शिक्षण प्रक्रिया में सेंट्रल पॉइंट होता है, केंद्र बिंदु होता है, क्योंकि उसी के द्वारा यह सब शैक्षिक व्यवस्था की जाती है, क्योंकि उसी के लिए ये सब सारी ऑर्गेनाइजेशन या सारे जो है एजुकेशनल फैसिलिटीज़ बच्चे के लिए ही ऑर्गेनाइज कराई जाती हैं, बच्चे के लिए ही सारी शैक्षिक व्यवस्थाओं का प्रबंध किया जाता है। अतः शिक्षा मनोविज्ञान बच्चों को अपने स्वयं के बारे में जानकारी प्रदान करने का अवसर प्रदान करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही बच्चे जो है अपने बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान बालकों को अपने बारे में जानकारी प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है, विशेष रूप से किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक मानसिक संवेगात्मक परिवर्तनों का बोध कराने की त्रुटि रहित विधियों का विकास मनोविज्ञान के माध्यम से किया जा चुका है। तो विशेष रूप से जब बच्चा एडोलेसेंस एज में होता है, किशोरावस्था में होता है, तो उसमें जो भी चेंजेस आते हैं, चाहे वो शारीरिक चेंजेस हों, बदलाव हों, चाहे मानसिक बदलाव हों या संवेगात्मक परिवर्तन हो, तो इन सारे परिवर्तनों का बोध कराता है। उसमें जो त्रुटि होती हैं उनको उनकी विधियाँ प्रोवाइड करता है। शिक्षा मनोविज्ञान उनके लिए जानकारी देता है। तो इससे जो है बालक अपने अंदर होने वाले परिवर्तनों के बारे में जानकारी रख सकते हैं। इस प्रकरण से संबंधित जानकारी छात्रों की आयु वर्गों के अनुसार पाठ्यक्रम में सम्मिलित की जा चुकी है और तथा की जा रही है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये सारी जानकारी शिक्षा में पहले से ही इंक्लूड हो चुकी हैं। अब आइए समझते हैं क्या उपयोगिता है शिक्षा मनोविज्ञान के शिक्षार्थियों के लिए। तो ये पॉइंट वाइज है। फर्स्ट पॉइंट है इसमें शिक्षण कार्य को संपन्न करने के लिए मनोविज्ञान द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का उपयोग किए बिना सफल शिक्षण किया जाना संभव नहीं है। शिक्षण विधियां बालकों की आयु, बौद्धिक स्तर, उनके सामाजिक परिवेश के अनुकूल हों, यह शिक्षा मनोविज्ञान समझता है। तो फर्स्ट पॉइंट में ही बताया गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान का कहना है कि जो भी करिकुलम डिसाइड हो या जो भी पाठ्यक्रम डिसाइड किया जाए बच्चों के लिए, वह उनकी आयु के अनुसार हो, उनके बौद्धिक स्तर के अनुसार हो, उनकी सामाजिक परिवेश के अनुकूल हो। तो ऐसी शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए। देन सेकंड पॉइंट है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं जैसे शैशवावस्था जो 0 से 2 साल के लिए होती है, पूर्व बाल्यकाल जो 3 से 6 वर्ष के लिए होता है, उत्तर बाल्यकाल जो 6 से 12 वर्ष के लिए होता है और किशोरावस्था जो 12 साल से 18 साल के लिए होती है। इसके बाद प्रौढ़ावस्था जो 18 साल से 60 साल के लिए होती है और लास्ट है वृद्धावस्था जो 60 साल से अधिक के लिए होती है। में अधिगमकर्ताओं के लिए अलग अलग शिक्षण विधियों का उपयोग किया जाना चाहिए। तो उनकी बाल विकास में यह बताया गया है कि बालक की अवस्था के अनुसार ही उससे जो है विधियां, उसके लिए शिक्षण विधियों का उपयोग किया जाना चाहिए। फिर थर्ड पॉइंट है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं से प्रत्येक बच्चे को जाना होता है। तो हर एक बच्चा जो है बाल विकास की हर एक अवस्था से गुजर कर आता है। प्रत्येक आयु वर्ग में बच्चे के व्यवहार में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक परिवर्तन आते हैं। तो हर एक जो है आयु वर्ग में
हर एक बच्चे में अलग अलग तरह के परिवर्तन आते हैं, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक हो, चाहे संवेगात्मक परिवर्तन हो। अतः यह आवश्यक है कि प्रत्येक अभिभावक और अध्यापक इन परिवर्तनों के बारे में जाने। तो यह आवश्यक है कि बच्चे के पेरेंट्स, अभिभावक जो होते हैं और उसके टीचर जो होते हैं, वो इन परिवर्तनों के बारे में जाने। इन परिवर्तनों के बारे में जाने बिना अध्यापक और अभिभावक बच्चों के विकास में सहयोगी नहीं हो सकते हैं। तो बिना इन परिवर्तनों को जाने, चाहे वो अध्यापक हो या टीचर हो, बच्चे के विकास में सहायता नहीं कर सकता है। फिर 4th पॉइंट है, किशोरावस्था को स्टेनले हॉल ने संघर्ष, तूफान, दबाव, तनाव का काल कहा है। तो स्टेनले हॉल के अनुसार उन्होंने बताया है कि किशोरावस्था जो है वो संघर्ष, तूफान, बदलाव और तनाव की अवस्था है। ये सबसे क्रिटिकल पीरियड होता है उनके अनुसार, किशोरावस्था, अडोसेलेंस। इस आयु वर्ग में बालक का जीवन नाजुक दौर से गुजरता है। तो उनका कहना है कि किशोरावस्था में बालक का जीवन जो होता है वो नाजुक दौर में गुजरता रहता है। यह आयु वर्ग जीवन निर्माण का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो अडोसेलेंस जो है, किशोरावस्था जो है, वह जीवन निर्माण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस आयु वर्ग में यदि किशोरों के साथ मनोविज्ञान द्वारा बताए गए सिद्धांतों का पालन नहीं किया जाता तो बच्चों के विकास में बाधा पड़ती है। तो अगर मनोविज्ञान के बताए हुए सिद्धांतों को इसमें पालन नहीं किया जाता है तो बच्चों के विकास में वो बाधक हो जाते हैं। देन 5th पॉइंट है, असफलता का भय आत्मविश्वास की कमी के कारण आता है। तो आत्मविश्वास में अगर कमी होगी तो वहाँ पे असफलता का भय होने लगता है। आत्मविश्वास में वृद्धि करने का आधार सफलताएं हैं। मनोविज्ञान हमें बच्चों को सफलताओं का भान कराने की दिशा देता है। तो मनोविज्ञान जो है हमें बच्चों की सफलताओं को भान कराने के लिए एक दिशा देता है। 6th पॉइंट है, मनोविज्ञान बच्चों के द्वारा को दंड ना देने की दिशा देता है, कि बच्चे को जो है दंड नहीं देना चाहिए बल्कि उसमें सुधार करना चाहिए और उन्हें पुरस्कृत करना चाहिए। 7th पॉइंट है, बच्चों में निहित अच्छाइयों की खोज करें। तो ये जो है शिक्षा मनोविज्ञान का कहना है कि बच्चों में जितनी अच्छाइयाँ हैं उनकी खोज की जानी चाहिए, उनका सम्मान किया जाना चाहिए और बुराइयों को ऐसे करें कि बच्चे में धीरे धीरे सुधार आता जाए। देन 8th पॉइंट है, मनोविज्ञान कहता है कि कभी भी बच्चों को निषेधात्मक आदेश नहीं देना चाहिए। यह ना करो, वह ना करो। तो हर एक बात पे बच्चे को टोका टाकी नहीं करनी चाहिए कि तुम ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते हो। तो बच्चे को फ्री इन्वायरमेंट दें, आप उसको स्वतंत्र पर्यावरण दें। फिर 9th पॉइंट है, बच्चे को स्वावलंबन की शिक्षा दें, परिवार, विद्यालय आदि के कर्तव्य का बोध भी कराएं। तो धीरे धीरे बच्चे को ये समझाते रहना चाहिए कि आपके क्या कर्तव्य हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं आपकी फैमिली के लिए, परिवार के लिए, स्कूल के लिए या विद्यालय के लिए जो है क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। बच्चों के शारीरिक दोषों का निराकरण करना अध्यापकों का दायित्व है। तो जो भी बच्चे के शारीरिक दोष हैं उनका निराकरण करा जाना चाहिए। बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं और उनका सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा एक ही IQ का नहीं होता है, एक ही अभिरुचि का नहीं होता है। हर बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, जिनको पहचान कर उनके अनुसार शिक्षण विधियों का और विषयों का चयन किया जाना चाहिए। देन 12th पॉइंट है, मूल्यांकन करना अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इससे विदित होता है कि अध्यापक अपने शिक्षण में कितना सफल हुआ है। तो मूल्यांकन इसलिए करना चाहिए कि अध्यापक कितना सफल है अपने शिक्षण में, यह जानकारी हमें मूल्यांकन से प्राप्त होती है। स्किनर ने लिखा है इसके बारे में कि शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक के रूप में अपनी स्वयं की कुशलता का मूल्यांकन करने में सहायक होता है। देन 13 पॉइंट है, शिक्षा मनोविज्ञान विद्यालय तथा कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में सहायक होता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही विद्यालय और कक्षा में अनुशासन बना रहता है, इसके द्वारा ये जानकारी मिलती है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए
शिक्षा मनोविज्ञान सहायक होता है। तो बच्चों के होल सोल डेवलपमेंट के लिए या उनके हर एक क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए मनोविज्ञान बहुत आवश्यक है। मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री शिक्षण में सुखद, सरल, सरस और उत्प्रेरणा प्रदान करती है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों के द्वारा ही क्या पता चला कि दृश्य श्रव्य सामग्री का हमें उपयोग करना चाहिए, ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे डिसेबिलिटीज़ हैं जिन बच्चों में, उनके लिए ये ज़्यादा उपयोगी होता है। या हर एक बच्चे के लिए जब वो देख के और सुन के शिक्षण करेगा तो उसमें जो है ज़्यादा जल्दी कैच करता है, वह उन चीज़ों को ज़्यादा जल्दी अपने अंदर बिठा पाता है। विकलांग बच्चों के शिक्षण के लिए अध्यापकों को नई शिक्षण विधियों से परिचित कराने में शिक्षा मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण सहयोग है। तो विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान जो है नई नई शिक्षण विधियों को परिचित कराता है, जिनका उपयोग करके अध्यापक अपनी शिक्षण को बहुत महत्वपूर्ण बना सकते हैं और उपयोगी बना सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान बच्चों के सामाजिक व्यवहार को संशोधित करने में सहयोग प्रदान करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही बच्चे के सामाजिक व्यवहार में संशोधन किया जा सकता है। इसके बाद जो है शिक्षा मनोविज्ञान की सीमाएं जानते हैं। तो कुछ सीमाएं भी हैं शिक्षा मनोविज्ञान की, जैसे कि योग के अध्यापक बनने के लिए उसकी रुचि, मनोवृत्ति, अभ्यास, अनुभव की आवश्यकता होती है। तो योग, अगर एक व्यक्ति जो है योग के अध्यापक बनना चाहता है तो सबसे पहले उसकी रुचि देखी जाती है, मनोवृत्ति देखी जाती है, अभ्यास देखा जाता है और उसका अनुभव कितना है ये देखा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान तो केवल उसे सूचना या ज्ञान प्रदान करेगा, उसकी योग्यता में वृद्धि उसके अनुभव इत्यादि का निर्भर होगा। तो जो भी सूचना है या ज्ञान मनोविज्ञान के द्वारा प्राप्त किया जा रहा है या दिया जा रहा है तो वो उसकी योग्यता पर और उसके अनुभव पर निर्भर करता है। शिक्षा मनोविज्ञान की दूसरी सीमा इसके वैज्ञानिक रूप में के कारण है। तो दूसरी जो सीमा है शिक्षा मनोविज्ञान में वह उसके वैज्ञानिक रूप के कारण है। विज्ञान के से तथ्य तो प्रकाश में आते हैं किंतु उसके द्वारा अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सकता है। तो विज्ञान के द्वारा जो है तथ्य तो प्रकाशित कर दिए जाते हैं लेकिन उनके द्वारा निर्णय नहीं लिया जा सकता है। ऐसे विज्ञान द्वारा अणुशक्ति के उत्पादन इत्यादि का ज्ञान तो प्राप्त हो जाता है किंतु इस शक्ति का उपयोग कैसे हो इसका निर्णय विज्ञान से ना मिलकर समाजशास्त्रों और मानव कल्याण से संबंधित विषयों द्वारा प्राप्त होता है। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया गया है कि विज्ञान के द्वारा अणुशक्ति के उत्पादन का ज्ञान प्राप्त हो गया हमें, लेकिन उसका उपयोग कैसे करना है इसका ज्ञान हमें समाजशास्त्र देता है और मानव कल्याण से संबंधित विषयों से प्राप्त हुआ है हमें इसका ज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान से भी हमें केवल तथ्यों का पता चलता है, उसके प्रयोग के निर्णय से संबंध में बहुत सी अन्य बातों का पता ज्ञान होना भी नितांत आवश्यक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा तथ्यों का तो पता चल जाता है लेकिन उसका उपयोग कैसे किया जाए ये पता चलना भी आवश्यक है। शिक्षा मनोविज्ञान हमें यह तो बता सकता है कि किस प्रकार का वातावरण किस प्रकार की शिक्षा के लिए उत्तम है, किंतु वर्तमान स्थिति में वह वातावरण कैसे उत्पन्न किया जा सके अथवा उसका निर्माण करना कितना संभव है इसका निर्णय मनोविज्ञान के क्षेत्र से बाहर ही समझा जा सकता है। तो ये जो है कहा गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान हमें एक वातावरण प्रदान कर सकता है कि इस तरह के वातावरण इस शिक्षा के लिए बहुत अच्छे हैं या उत्तम हैं, सफल रहेंगे, लेकिन इन वातावरणों को कैसे उत्पन्न किया जाए या इनका निर्माण कैसे किया जाए ये शिक्षा मनोविज्ञान के बाहर का विषय है। शिक्षा मनोविज्ञान की तीसरी सीमा यह है कि इसकी अपनी प्रकृति के कारण मनोविज्ञान एक विज्ञान के रूप लिए हुए तो है किंतु अन्य विषयों में इस बात से भिन्न है।
इसके तथ्यों को नियमबद्ध क्रमबद्ध रूप से रखना, जैसे कि अन्य विज्ञानों में होता है, अब तक संभव नहीं हो पाया है। तो शिक्षा मनोविज्ञान प्रकृति के कारण भी अपनी सीमा में आ जाता है, क्योंकि इसको विज्ञान का रूप तो दिया गया है, लेकिन इसके तथ्यों को कैसे क्रमबद्ध किया जाए, नियमबद्ध कैसे किया जाए या किन रूपों में उनको रखा जाए, ये अभी तक संभव नहीं हो पाया है। एक उदाहरण से उपर्युक्त बात को स्पष्ट हो जाएगी। इंजीनियर को भवन का निर्माण करना है। वह भवन निर्माण संबंधी नियमों का अध्ययन कर भवन की इमारत खड़ी करा दे। नींव की गहराई, चूने, सीमेंट, ईंट और अन्य उपयोगी सामग्रियों जो भवन को मजबूती प्रदान करते हैं, इसका उसे ज्ञान होगा और वह नियमानुसार भवन बनवा देगा। तो एक अगर इंजीनियर है, उसे एक भवन का निर्माण करना है, एक घर बनाना है, तो उसे नींव, चूने, ईंटें और सीमेंट की अन्य सामग्रियों की जानकारी होगी और वह कैसे न कैसे करके उनका उपयोग करके घर का निर्माण करा देगा। किंतु अध्यापक जिसे चरित्र निर्माण करना है, कोई भी ऐसे नियमों पर अपना कार्यक्रम आधारित नहीं कर सकता है जो चरित्र निर्माण संबंधी पूर्ण रूप से निर्धारित हो। तो एक टीचर जो है, अगर उसको किसी चरित्र का निर्माण करना है, तो वह पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार नहीं कर सकता है। चरित्र निर्माण के लिए उसे वंशानुक्रम, वातावरण, आदतों इत्यादि संबंधी अध्ययनों का अवलोकन करना होगा। तो चरित्र के निर्माण के लिए एक अध्यापक को उस बच्चे के वंशानुक्रम, वातावरण और उसकी आदतों का अध्ययन करना पड़ेगा, उनका अवलोकन करना पड़ेगा। फिर देखना होगा कि जिस स्थिति में इसके विद्यार्थी हैं, उनके किस प्रकार से इन अध्ययनों की सहायता लेकर चरित्र निर्माण का कार्यक्रम प्रारंभ किया जा सकता है। तो फिर जो है वह अध्यापक देखेगा कि जिस स्थिति में उसका विद्यार्थी है, उसके द्वारा कैसे उसका चरित्र निर्माण किया जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की 3 महत्वपूर्ण सीमाएं हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की 3 सीमाएं हैं। पहली सीमा है कि शिक्षा मनोविज्ञान का प्रयोग शिक्षा की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सीमित रूप से ही किया जा सकता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जब उपयोग किया जाता है शिक्षण की प्रकृति में, टीचिंग में, तो उसका जो है प्रयोग सीमित हो जाता है या शिक्षा के क्षेत्र में ही किया जा सकता है खाली। शिक्षण की प्रकृति के अनुसार अनुभव, रुचि, मनोवृत्ति इत्यादि शिक्षक के लिए उतने ही आवश्यक हैं जितने कि मनोविज्ञान का ज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान के लिए एक शिक्षण में उसका अनुभव, उसकी रुचि, उसकी मनोवृत्ति इतनी इम्पॉर्टेंट होती है जितना कि मनोविज्ञान के लिए उसका ज्ञान इम्पॉर्टेंट होता है। देन सेकेंड पॉइंट है कि शिक्षा मनोविज्ञान विज्ञान की इस सीमा से सीमित है कि तथ्यों की सत्यता की जांच अथवा नए तथ्यों का पता लगाना निर्णय करने में केवल सहायक होते हैं, ना कि निर्णय के अंतिम रूप देने में। तो अगर किसी सत्यता की जांच की जाती है, उनके नए तथ्यों का पता लगाया जाता है, तो उसके खाली निर्णय में ही सहायक होता है, ना कि उसके निर्णय को अंतिम रूप देने में। तो ये भी इसकी एक सीमा है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है कि शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा से सीमित है। तो यह जो है मनोविज्ञान की सीमा तक ही सीमित है, ये भी इसकी एक सीमा है। सो थैंक यू एवरीवन।